revolution, and third one was the rise of Nazism in Germany. So first one was the French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर कल फॉर्मेट मैंने पूरा बता दिया था और आज समझेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेसिकली किसकी बात कर रहा हूँ, फ्रांस की। अब से पहला जो पॉइंट था हमारा वो था इंट्रोडक्शन का पॉइंट। इस इंट्रोडक्शन के पॉइंट के अंदर हमें पहले तो मैप थोड़ा सा समझना है, किसका, फ्रांस का। कि फ्रांस का मैप है, एक दो उसके अंदर मेन प्लेसेस है वो कहाँ पे आई हुई है, और साथ साथ में और इसके अलावा साथ साथ में इन जगहों के साथ, मेन प्लेसेस के साथ साथ में कि कौन सी कंट्रीज जो है वो इसके आसपास है। उस मैप को समझने के बाद में हम समझेंगे कि फ्रांस में अभी फिलहाल क्या मामला है, और उसको बाद में स्टार्ट करते हैं हम सीधा बर्बन डायनेस्टी, और फिर समझेंगे फ्रांस की सोसाइटी के बारे में, उस टाइम पे क्या सोसाइटी थी, और बर्बन डायनेस्टी बेसिकली जब मैं कहता हूँ उसका मतलब क्या है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले पॉइंट आ जाता है मैप का। मैप ड्रॉ करता हूँ मैं फ्रांस का, और कुछ थोड़ा ऊपर नीचे मैप होगा बट इस तरीके से ही है फ्रांस का मैप। क्यों कुछ फ्रांस का मैप है। अब देखिए यहाँ पे जो पोर्शन आया हुआ इसको आप कहते हैं पेरिस। पेरिस के पास में एक शहर है जिससे कहते हैं वर्साइल। वर्साइल कहते हैं, वर्सेल कहते हैं। वर्सेल के अंदर एक पैलेस बन रहा था, ये आगे आएगा पेरिस। पेरिस के पास में वर्सेल, और यहाँ पे एक शहर आ जाता है जिसको कहते हैं बॉर्डियक्स। बॉर्डियक्स। अब इसके आसपास की कौन सी जगह थी, देखिए पेरिस मेन इसकी कैपिटल है और आज भी है, और पहले उस टाइम पे भी थी, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कह सकते हैं पेरिस। इधर जो देश आ जाता है वो आ जाता है आपके जर्मनी। यहाँ पे इस साइड पे जर्मनी आ जाता है इसके, इधर स्विट्जरलैंड आ जाता है, थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ इटली आ जाता है, इधर नीचे की ओर आते हैं तो हम यहाँ पे स्पेन आ जाता है, और पता है वो यहीं पे स्पेन की इसकी बाउंड्री लगती है, और स्पेन के साथ साथ में एक और देश भी है स्पेन के अंदर ही, पोर्टुगल। ये पोर्टुगल भी आ जाता है। तो ऑन द वेस्टर्न साइड लोकेटेड जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड द इटली, एंड व्हेन इट कम्स टू द सदर्न साइड स्पेन। आफ्टर स्पेन when we go towards the northern side, there is an English channel. You might have heard about them. English channel कुछ नहीं है, नॉर्थ सी की वाटर बॉडी है जो इंग्लिश चैनल बनाती है यहाँ पे, और इस इंग्लिश चैनल के जस्ट ऊपर जो देश आ जाता है वो यूके। बेसिकली यूके, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, और आपके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन सब में बहुत फर्क है। जब मैं बात करता हूँ ब्रिटेन की तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड है उसके अंदर। जब बात करता हूँ ग्रेट ब्रिटेन की तो वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ये तीनों इंक्लूडेड है उसके अंदर। फिर जब मैं बात करता हूँ यूनाइटेड किंगडम्स की तो वेल्स, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये पूरा यूके मिलकर बनाता है। फिर एक और नाम आता है ब्रिटिश आइल्स, उसमें ब्रिटिश आइल्स के अंदर तो साउदर्न पार्ट भी जो है रिपब्लिक का वो भी उसके अंदर शामिल है। तो यहाँ पे स्पेन आ गया, इटली आ गई, जर्मनी, स्विट्जरलैंड वगैरह ये सारे आ जाएंगे। इधर आ जाएगा अटलांटिक ओशन, फ्रांस के इधर की तरफ आ जाएगा अटलांटिक ओशन। ये बेसिकली फ्रांस की आपके क्या है, मैप है, और इस मैप के आसपास की जगह हैं। यहाँ पे स्पेन है, या इटली है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, या इंग्लिश चैनल है, ऊपर यूके आ जाता है, इधर अटलांटिक ओशन आ जाता है, ये इंग्लिश चैनल। बेसिकली अभी की रिसेंट न्यूज में भी देखे तो फ्रांस और आपके यूके के बीच में इस इंग्लिश चैनल को लेके कुछ टॉक वगैरह हुई थी, क्योंकि इंग्लिश चैनल के अंदर कई सारे माइग्रेंट थे जो इसको क्रॉस कर रहे थे और उनकी डेथ हो गई थी। तो फ्रांस ने कहा था इंग्लैंड को कि इस इंग्लिश चैनल को हम दोनों मिलके टुगेदर पेट्रोलिंग वगैरह करके यहाँ पे अच्छे से चला सकते हैं, बट इंग्लैंड के ऊपर आरोप लगाए थे कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो ऐसा अभी भी हुआ था वैसे। तो ये यूके है, ये फ्रांस है, फ्रांस का मैप है, वो कॉपी के अंदर अच्छे से ड्रॉ कर पाओ, 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ, ड्रॉ कर लो इसको। Paris, Baltic, Spain, Portugal, Italy, Switzerland, Germany, and the Atlantic Ocean. This one is the introductory part, introduction. अब मैप को समझने के बाद में जो हम समझने वाले हैं वो बेसिकली है आपके के प्रेजेंट में, रिसेंट में देखिए फ्रांस की जो आपके कैपिटल है वो तो है पेरिस। इस टाइम पे भी है, उस टाइम पे भी थी। फिर बात करते हैं कि फ्रांस के अंदर एथनिक ग्रुप्स की, तो एथनिक बेसिकली आपके 93% के आसपास फ्रेंच लोग ही रहते हैं। फ्रेंच एक एथनिक ग्रुप है और 7% अदर ग्रुप्स है।
फ्रांस के अंदर। तो कैपिटल इसकी पेरिस है, ये इसकी एथनिक ग्रुप है, ये इसका पूरा का पूरा मैप है जिसमें स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इंग्लिश चैनल, अटलांटिक ओशन, ये सारे के सारे आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं उस फ्रांस की। अभी तो फ्रांस रिपब्लिक है, इसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो आपकी इलेक्टेड होता है, रिपब्लिक है। लेकिन उस टाइम पे फ्रांस कैसा था बेसिकली, तो अब हम बात करेंगे फ्रांस की बर्बन डायनेस्टी की। ये डायनेस्टी बेसिकली 12th सेंचुरी के अंदर पावर में आई थी और उसके बाद में कंटिन्यू फ्रांस और उसके आसपास के जो एरियाज थे उसके ऊपर इन लोगों ने रूल किया था। उनको भी समझेंगे कौन से एरियाज थे जिन पे रूल किया था। और जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ था, बेसिकली रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड में बात कर रहा हूँ 1789 से लेके और 92 तक की बात कर रहा हूँ। 92 या 94 से मिल 94 में रिपब्लिक हुआ था, पर 92 तक की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो फ्रांस के अंदर डायनेस्टी थी वो बर्बन डायनेस्टी थी, और सोसाइटी को भी थोड़ा सा फ्रांस की समझेंगे साथ साथ में। अब बात करते हैं हम फ्रांस के अंदर डायनेस्टी की। ये फ्रांस को भी रिपब्लिक है, लेकिन 17th सेंचुरी के फ्रांस के अंदर क्या था, डायनेस्टी थी। उस डायनेस्टी का नाम था आपके बर्बन, या हिंदी में कहते हैं बुर्बो, बर्बन डायनेस्टी। ठीक है, ये डायनेस्टी जो है आपकी फाउंडेड इन 12th सेंचुरी, 12th सेंचुरी में इसको फाउंड किया गया था। और जिस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम से लेके आपके 1774 से लेके 1792 तक जो आपके इसके ऊपर किंग बैठा था, उस किंग का नाम था लुई 16। लुई 16 जो था कौन सी डायनेस्टी का था, बर्बन डायनेस्टी का था। और इस समय फ्रांस का मामला कुछ ऐसा था, रिपब्लिक वगैरह नहीं था, सबसे ऊपर किंग होते थे, किंग के अंडर में उनकी नोबल क्लास होती थी या इनको एरिस्टोक्रेट्स कहते थे, और उसके अंडर में होते थे कॉमन मासेस, कॉमन पीपल, कॉमन मास। ये जो आपके नोबल क्लास या फिर एरिस्टोक्रेट क्लास थी, और यहाँ किंग था। किंग बेसिकली कैसे होते थे, तो ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स होते थे, ऑटोक्रेटिक मोनार्क। इस टाइप की कुछ फ्रांस की सोसाइटी थी। इसको और आगे समझेंगे, लेकिन अभी ये समझना कि उस टाइम किंग होते थे, ऑटोक्रेटिक मोनार्क, यानी कि उनके ऊपर किसी टाइप का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। दे कैन एक्सरसाइज देयर पावर इंडिपेंडेंटली विदाउट कमिंग इनटू प्रेशर फ्रॉम एनीवन। तो ऑटोक्रेटिक मोनार्क, नोबल, कॉमन मासेस। यहाँ पे ऑटोक्रेटिक मोनार्क बर्बन डायनेस्टी थी। बर्बन डायनेस्टी का भी किंग था लुई 16। इसकी शादी आस पास में इधर ऑस्ट्रिया, उस मैप के अंदर मैंने बताया, मैप से थोड़ा इधर जाते हैं तो ऑस्ट्रिया आता है। तो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, उससे हो रखी थी। ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस का नाम था आपके मैरी एंटोनाइट। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी जिससे इसकी शादी हो रही थी। लुई 16 की फ्रांस का था और ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस से शादी हो रखी थी, मैरी एंटोनाइट। अब देखिए इसके अंदर और क्या क्या मामला था आगे, कि ये तो थी बर्बन डायनेस्टी। बर्बन डायनेस्टी के इस तरीके से फाउंड किया गया था। फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ था, लुई 16 करके राजा था, और ऑस्ट्रिया की मैरी एंटोनाइट से इसकी शादी हो रखी थी। तो इस बर्बन डायनेस्टी का ये राजा था, और इसी राजा के टाइम पीरियड में कई सारे फ्रांस में इसने चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे जो कि कॉमन लोगों को पसंद नहीं आए थे। इसी के खिलाफ लोगों ने रिवोल्ट किया था बेसिकली। तो ये तो हो गई बात बर्बन डायनेस्टी के। बर्बन डायनेस्टी के बाद में समझते हैं कि उस टाइम की सोसाइटी बेसिकली फ्रांस की कैसी थी। फ्रांस के अंदर सोसाइटी कैसी थी, देखिए सोसाइटी के अंदर 3 बेसिकली एस्टेट्स बने हुए थे फ्रांस में। 3 एस्टेट्स में सबसे ऊपर जो नोबल क्लास आ जाती थी वो थी आपके किंग या क्लर्गी। क्लर्गी का मतलब क्या होता है, तो देखिए क्लर्गी मतलब पर्सन associated with the functions of church, उसी को बेसिकली हम क्लर्गी क्लास कहते हैं। हिंदी में कहे तो एकदम पंडित पुजारी टाइप का मामला। तो किंग या क्लर्गी क्लास सबसे टॉप पे होती थी सोसाइटी के अंदर। इनके अच्छे स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे, इनको हर चीज के टैक्सेशन से सारे मुक्त थे। सेकंड नंबर पे जो सेकंड एस्टेट आता है, ये है आपके फर्स्ट एस्टेट ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। सेकंड एस्टेट जो था किंग क्लर्गी के बाद वाला, वो बेसिकली आपके किसका था, तो नोबल क्लास थी, नोबिलिटी या फिर नोबल क्लास, या फिर इनको एरिस्टोक्रेट्स कह सकते हैं। एरिस्टोक्रेट्स कैसे, मतलब देखिए एरिस्टोक्रेट्स वो थे जो आपके इनकी ब्यूरोक्रेसी में काम करते थे, आर्मी के कोई ऑफिसर्स वगैरह हो गए वो थे,
और इसके अलावा अगर क्लास में भी नोबल वर्क होता था कोई तो वो होते थे, इस टाइप के लोग नोबिलिटी में होते थे। और ये दोनों जो है मिलके आपके, ये जो एस्टेट था ये था सेकेंड एस्टेट सोसाइटी का। अब इन दोनों एस्टेट में एक चीज ध्यान रखना कि 3 एस्टेट थे तो इन दोनों की पॉपुलेशन सबसे कम थी, स्मॉल पॉपुलेशन, लेकिन लैंड ओनरशिप इनके पास सबसे ज्यादा थी। लैंड ओनरशिप 60% ऑफ जो फ्रांस की लैंड थी वो आपके किन के पास थी, सिर्फ इन दोनों क्लासेस के पास में थी, किंग और नोबल एरिस्टोक्रेट्स के पास में। अब क्या होता है, किंग और नोबल एरिस्टोक्रेट्स के पास में सारी लैंड ओनरशिप होती है। और थर्ड जो क्लास आती है इसमें, वैसे इस बुक में 3 एस्टेट दी हो बट एक और एस्टेट भी था वो भी समझा देता हूँ। और थर्ड जो था वो आपके कॉमन मास थी। अब इसके अंदर देखिए बिग बिजनेसमैन भी आ जाते हैं जिन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट करके काम स्टार्ट किया था, वो भी थर्ड स्टेट में आ जाते हैं। कई सारे मर्चेंट क्लास थी वो भी थर्ड स्टेट में आ जाती है। इसके अलावा आपके पीजेंट जो सबसे बड़ा वर्ग था फ्रांस का, करीब करीब 80% लोग तो पीजेंट थे फ्रांस के अंदर, वो पीजेंट्स आ जाते हैं। फिर आपके सर्वेंट वो आ जाते हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर। फिर इसमें लैंडलेस लेबर्स जो होते हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन इस थर्ड क्लास में याद रखना कि सारी चीजें एक जैसी नहीं थी। इस थर्ड क्लास की पॉपुलेशन बहुत लार्ज थी, लार्ज पॉपुलेशन। और यही वो थर्ड क्लास थी जिससे आपके टैक्स का कलेक्शन किया जाता था। ये दोनों की दोनों क्लासेस को स्पेशल प्रिविलेजेस थे, बोथ ऑफ देम वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स कलेक्शन, बट द थर्ड क्लास दैट इज द लास्ट वन वाज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स कलेक्शन। और इसी कारण इस किंग ने, जब लुई 16 ने टैक्सेस बढ़ाए थे, तब इन लोगों ने इसके खिलाफ रिवोल्ट किया था। एक इकोनॉमिक रीजन ये भी है इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे। तो टैक्स यही लोग बेचारे पे करते थे, पॉपुलेशन लार्ज थी, लैंड ज़्यादा इनके पास में ओनरशिप थी नहीं, कुछ लैंड ओन करते थे कुछ नहीं करते थे। और इसी के अंदर बेसिकली कुछ लोग रिच भी थे और कुछ लोग आपके पुअर कैटेगरी के भी थे। तो ये पोर्शन भी आ जाता है, लार्ज पॉपुलेशन का पोर्शन भी आ जाता है, टैक्स पेमेंट का भी आ जाता है और लैंड ओनरशिप के बारे में भी मामला आ जाता है। ये बेसिकली फ्रेंच सोसाइटी थी और ये इसकी डायनेस्टी थी। तो हमने देखा कि 17th सेंचुरी के अंदर फ्रांस जो आज दिखता है वैसा नहीं था। देयर वाज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है कि आज के फ्रांस को हम देखते हैं इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ द रिपब्लिक, बट ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी देयर वाज 3 states in the society. The first one was the king, which was noble or the autocratic monarch, means there is no restriction on the exercising his power. Second one was the noble aristocrats who own a lot of land in the France, and they generally used to collect taxation for the king from the common masses. This was the second estate, and they also have privileges that they were exempted from the tax. Third one was the common mass who have a large population, basically the big businessmen, merchant, peasants, agriculture, labor, etc. And they are obliged to pay the taxes, not even to the king but also to the church as well. The church, the king, both of them collect taxes from the common masses, and this is the way that the common masses was exploited by both the clergy, the king, and the noble classes or the aristocratic class. Due to this exploitation, these common masses revolted against the king or the clergy, and the French Revolution took place. But not only the economic reasons, there are many reasons. Basically, society reasons is also responsible for this. Many political reasons are also responsible for this. And while this type of conditions emerged in the France during the 17th century, we will also try to understand that also. So in introduction, first point was the map that I taught you. That map the cities, the countries around the France. That was the Spain, Switzerland, Austria, Germany, the English Channel, UK. And after understanding the map situation, the two places I also marked in the map. One was the Paris, which was the capital. Second one was the Bordeaux, and third one was the Versailles. Why I marked the Versailles? Because there is an importance of Versailles. Second one was the introduction. After completing the map, we studied about the Bourbon dynasty. Basically, this dynasty was founded in 12th century from 1774 to 1792. The Louis XVI was the king during French Revolution, and due to Louis XVI's measures, the French Revolution took place. Next thing was that he was married to his princess from Austria, Marie Antoinette, and for Marie Antoinette he used to build a palace in Versailles, and that palace cost very heavily to the king. We will understand this also. Second one was the society, the 3 estates of the society: the king, the clergy, the noble class, and the common masses. King and the clergy constitute the top class or the first estate of the society. They were exempted from all kinds of taxes.
Second one was the noble and the aristocrat class, which consists of the bureaucracy, army officer, and the other classes like the professors, elite educated people. This was the second class, and they were also exempted from the taxes. The main thing to note about them is that this was the small population of both these estates, but if we consider their land ownership and the richness, they were very rich, and maximum resources were under these two classes. That was the common class. In the common class, there was big businessmen, merchants, peasants, agriculture, and the servant, landlords, laborers. This was the common class. They have a large population. Almost peasant constitutes 90% population of the France. They have to pay the taxes not only to the king but also to the church as well. There are two types of taxes. There was also indirect taxes in France. We'll understand that one also. So this was the basic thing, that this was the society during the France. This was the dynasty during the France. Now we will try to understand what were the reasons that took place in French Revolution. What were the reasons due to which the French Revolution take place from 1789 to 1992. This whole time period, France saw a great turbulence in the country. So first of all, we come to the causes of the French Revolution. Here we understand the society of the French Revolution, and now we will understand the causes of the French Revolution. So I think the society portion is clear in your mind, that there was nothing like republic, but the society existed as it exists in the ancient India. It was the same pattern in the ancient India as well. The king class, the noble class, and the common masses. Same was the pattern in the India. Not only in the ancient, but the medieval period was also going through this phase in India as well. But after the modern time period, we choose the republic, and now the tradition is changed. So let us now try to understand the second point. The second point was the causes of French Revolution. What were the causes of the French Revolution? The first and the foremost reason behind every incident in the world is economic reasons, or the economic causes. See, whatever incident taking place in world right now and in the ancient time and during also the medieval time period, the main and the first foremost cause is the economic cause. There are always economic reasons behind every incident in this world, whether we consider it World War I or the World War II, whatever. So what was the economic reasons that caused the French Revolution? The first reason for the economy, that when Louis XVI ascended to the throne, I talked about that Louis XVI was from the Bourbon dynasty. When he ascended to the throne in 1774, what he found that the treasure of the French government was already empty. The treasure was already empty. Now he have to do two works. He have to fulfill this treasure as well, and have to pay the taxes as well. Pay the taxes, give back to the loan, and also have to run the regular expenses of his administration. First thing, the treasure was empty. Second thing, France was helping during that days to the 13 American colonies. France was helping the 13 American colonies for their war of independence. America around 1772 was get independent. There were basically 13 colonies, and later that 50 states were added to the America. But in 1772, America was totally under the British Empire, and they were trying to liberate from the British Empire. And France and Britain both were enemy to each other. They have many rivalries regarding to some marriage issues, regarding to some colonies issue. So France always supported this American colonies, and due to his support, a lot of wealth of the France was drained to American war. So this was also one cause that France was going through the economic crisis. What were other causes for this? The first cause of the economic crisis was the supporting the 13 American colonies. Second, see, this King Louis XVI built a magnificent palace. At Versailles. Versailles is a place nearby the France, around 15 to 20 kilometers from the Paris. Sorry, not France, from Paris. Versailles. Here he used to build a magnificent palace. See, there are two reasons of building this palace during this economic crisis. The first reason, almost some historians used to talk about that he built it for her queen, the Austrian queen, Marie Antoinette.
Second reason is that his economist give him advice that building this magnificent palace will give you some status of richness, and other countries will bestow you some loan. So there are two reasons behind building this palace. Whatever the reason may be for Queen or even for taking the loan from different countries, but this was also the reason that France goes into the economic crisis, because maintaining this palace cost heavily to the king. So second thing, first was the liberating the American colonies. Second was the maintaining this palace, also costing him heavily. Third thing, France had already taken loan from different states, like they have taken loan from the Spain, some part of Italy, which way they were ruling, some Spain, Italy, other colonies, and now merchants as well in the France, they have given loan to the French governments. Now France have to give the interest back. The interest was around the 10% on the principal amount. Now France also have to return the principal amount as well, the interest on that loans which were taken by from different merchants and different colonies and different states. So this also added to the burden of the France. Third was the added to the burdens, and it was around 2 billion livres. Livres was currency unit of France during that time, and this currency unit was discontinued in 1794. A new currency of franc was introduced after this revolution, when the France became first republic in 1794. But prior to that, there was the livre, 2 billion livres. This was the debt of the France during the 1780s and 1790s. So first, the economic reason, the Louis XVI, when he ascended the throne, the treasury was totally empty. Second was the France helped the 13 colonies of America to get liberated. And in this liberation war, France wealth is drained to the American colonies. Third one was the maintaining the palace of Versailles. He built the magnificent palace at the Versailles. I told you about the two reasons why he built it there. And due to this, also the France is costing very heavily. Third one was the loan, which he taken from the different states and also from the merchants, big businessmen. He have to pay it back as well with an interest of 10%. This also added to the worsened situation of the France. Fourth economic reasons is that he also have to meet the regular expenses of his army. First one, his army. He also have to meet the regular expenses of his army. He have to give the salary to his bureaucracy. He also have to run his court daily. So all this running court, the army, the bureaucracy, he also have to meet these expenses as well. And situation was already worse. So now the king decided to increase the tax. So first thing, that these were the economic reasons for the French Revolution. And who will take the burden of the tax? The common masses. That is why, due to these economic crises, the common masses revolted against the king. So economic reason is clear here. First, now we will try to understand the societal reason. This was the economic reasons: the colonies, the magnificent palace, the loans that France has taken, and the regular expenses that he have to meet. This all worsen the situation of the French government or the king. After understanding the economic reasons, we will try to understand the social reasons as well. So what are the social reasons? Okay, we will try to understand that in the next class.